सभी मित्रों को नमस्कार। सीटेट की परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी। पेपर 2 एसएसटी के लिए ऐसी वीडियो कराने वाला हूं जहां से पेपर के दिन आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन छपे मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से टॉप सेलेक्टेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो पेपर में हमेशा आपके पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वे सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे, और उन क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार से जानकारी एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग से पूछी गई होगी, जितने भी क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से बने होंगे उन क्वेश्चन को भी एक नज़र में आपको करा दूंगा, ताकि कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाए और पेपर के दिन आप लोगों के सामने पेपर आपके हाथ में हो और पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपने एसएसटी में पढ़े हो वो सारे क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपका सिलेबस से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाता है और मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ बताता हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से, शून्य काल से या प्रश्न काल से? यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा प्रश्न काल, यानी कि क्वेश्चन पूछने से शुरू होता है लोकसभा का प्रत्येक सत्र, ठीक है ना। शून्य काल बोलते हैं दोपहर 12 बजे के काल को, ठीक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रश्न काल से शुरू होता है लोकसभा का प्रत्येक सत्र का घंटा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों पतन है? संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है और अनियमित है। कैसी है? अनियमित है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? अनेक पोताश्रय एवं पतन पाए जाते हैं इसकी तटरेखा दंतुरित होने के कारण। पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी अब तक पूछे जा चुके हैं, और इसका आकार किस अंग्रेजी के अक्षर के समान है ये भी पेपर में आता है। तो यस अक्षर के समान इसका आकार है अटलांटिक महासागर की, और तटरेखा इसकी दंतुरित है व अनियमित है। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर की श्रेणी में आता है व्यापार की दृष्टि से। अब मैं इससे जुड़े क्वेश्चन आपको करा दूं ताकि सारी चीज आपको एक ही जगह से पता चल जाए। यहाँ पर आप लोगों को अटलांटिक महासागर के बारे में 2-3 जानकारी महत्वपूर्ण समझ लेनी उपयोगी है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा दंतुरित है और अनियमित है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है, और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर की श्रेणी में आता है। अब इससे जुड़े जितने भी पेपर में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको एक नज़र में आपको कराने का प्रयास करता हूं। अटलांटिक महासागर के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन है, 2012 में आया है। यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आधार का है, तो पहला करेक्ट आपका हो जाएगा। इसकी तटरेखा सरल रेखीय व निर्बाध है, जो कि गलत है। इसकी तटरेखा मैंने आपको क्या बताया? दंतुरित है। कैसी? दंतुरित इसकी तटरेखा है व अनियमित है, इसलिए बी आपका गलत है। जिन जिन ऑप्शन में बी होगा उसको आपको पेपर के दौरान इस प्रकार से काट देना है। राइट आंसर आपका आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, ए और सी। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, कथन और कारण वाले में भी पूछ सकता है। दूसरा प्रकार क्या है? अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है, क्यों है? क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, मैंने आपको बताया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया है। रिपीट होते हैं पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर के बारे में, यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर नहीं है, दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक। ये वृत्ताकार भी नहीं है, ये एक्स अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा अधिक दंतुरित व अनियमित है, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन जितने आए थे उतने मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, और जितने भी नए मित्र पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अगर आपके पास मात्र 5 से 6 दिनों का टाइम है। कितना?
5 से 6 दिनों का अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इन नोट्स को ले लो जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इन नोट्स की सहायता से आप लोग मात्र 4 से 5 दिनों में कंप्लीट एसएसटी सोशल साइंस का कंप्लीट अंतिम रिवीजन कर लोगे। पेपर से पहले एक बार आप लोग अंतिम रिवीजन कर लोगे इन नोट्स की सहायता से। इन नोट्स में आप लोग अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, थ्योरी को देखोगे तो भी काम चल जाएगा। मैंने दोनों चीज़ इन नोट्स में समाहित की हैं। कंप्लीट आपको मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ मिलेगा। आपका रिवीजन अंतिम रिवीजन हो जाएगा, पेपर में आप लोग पास हो जाओगे। लेना कैसे नोट्स, दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव, रूढ़िवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूढ़िवाद, उसको बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी प्रतिरूप या इमेज के साथ जड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है उसको रूढ़िवाद धारणा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। अब आपको इस क्वेश्चन में बताना क्या है या ढूंढना क्या है या खोजना क्या है, उत्तर क्या ढूंढना है, विविधता को दर्शाने वाला कथन आपको ढूंढ लेना है। परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता हिंदी बोलती है। सरोज स्कूल जाने का अवसर मिला, सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मला को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। यहाँ पर ये भेदभाव है, किसी को स्कूल जाने का अवसर मिला किसी को नहीं मिला, तो ये आपका भेदभाव हो जाएगा, ना कि विविधता हो जाएगी। एलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमन बहुत अमीर है। यहाँ पर अमीर गरीब ये भी आपका भेदभाव हो जाएगा। रघु सुरेश को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता है क्योंकि वह समाज के खास समुदाय से आता है, यानी कि यहाँ पर समुदाय के आधार पर भेदभाव किया गया, उसको टीम में शामिल नहीं करते हैं। तो करेक्ट आपका क्या होगा, करेक्ट आपका पहला विकल्प हो जाएगा। इसमें विविधता को दर्शा रहा है कि एक को बांग्ला अच्छी आती है दूसरे को हिंदी आती है, यानी कि यही तो विविधता है। लोगों की भाषाएं अलग हो सकती हैं, रहन सहन का ढंग अलग हो सकता है, उनके खाने भोजन ये सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविधता बोलेंगे। विविधता कभी भी भेदभाव नहीं करती है। ठीक, लोगों के धर्म जाति ये सब अलग अलग हैं जो कि विविधता को दर्शा सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आखेट खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की घूमते रहने का कारण नहीं था। अगर मैं बात करूं प्राचीन काल के मानवों की, उस दौरान जो आखेटक, आखेटक का मतलब होता है शिकारी करना या शिकार करना, खाद्य अपने खाने के लिए, संग्राहक भोजन को इकट्ठा करना, पेड़ पौधों से कंदमूल को इकट्ठा करना, उनकी जड़ों को इकट्ठा करना, है ना। तो ये लोग पहले के काल में प्राचीन मानव करता था और ये मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। इसके घूमते रहने के कारण क्या है, आपसे पूछा नहीं वाला बताओ। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती थी, इसलिए इनको घूमना पड़ता था। पहला तो करेक्ट है, परंतु आपको गलत वाला ढूंढना है। उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, शिकार करते थे, ये भी एक कारण हो जाएगा घूमते रहने का। संसाधनों के लिए अन्न आखेट खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, संघर्ष करना, ये संघर्ष नहीं करते थे, ये बात गलत है। जल संसाधनों की खोज में भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। तो गलत कौन सी है, गलत आपकी यहाँ पर सी वाली बात गलत दी गई है और जो कि आपको नहीं वाला ही बताना था। राइट आंसर आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन से कथन वाले क्वेश्चन बने हैं, कारण वाले बने हैं, स्टेटमेंट वाले भी बने हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो मैं इससे जुड़े आपको क्वेश्चन फटाक से यहीं पर करा देता हूं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझने का प्रयास करो। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, तो इनके घूमने के यहाँ पर कितने कारण हैं, 4 कारण हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कारण क्या है, अगर वे एक ही जगह पे ज़्यादा दिनों तक रहते तो उनके आसपास के पौधे फल या जानवर उनको खाकर ये लोग समाप्त कर देते, इसलिए इनको जाना पड़ता था दूसरी जगह। दूसरा कारण था कि ये लोग जानवरों का भी शिकार करते थे, हिरण जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। जानवर अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह जाया करता था, तो ये जानवरों का पीछा भी करते थे, शिकार करने के लिए उनके पीछे जाया करते थे। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था, पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग मौसम के अनुसार भी घूमते थे। चौथा कारण क्या था,
पानी की तलाश में, झील और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। तो ये 4 कारण है पानी की तलाश में। अब देखो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कथन और कारण वाला पेपर में बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड आ चुका है। कथन और कारण कैसे करोगे, दोनों का अगर संबंध हो जाए तो आप लोग सही करोगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि किसी इलाके के पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। दोनों बातें सही हो जाएंगी, सही व्याख्या भी करते हैं, कारण भी हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि सही नहीं वाला बताओ आप लोग। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, गलत वाला बताना। फोर्थ मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। वे एक जगह तलाश कर रहे थे कि जहां राज्य स्थापित कर सके। राज्य वो इतना उनको होश ही नहीं था कि राज्य वो स्थापित कर सके। ये सरासर बातें गलत हैं। अलग मौसम में आते थे, जानवर का पीछा करते थे, उनको खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जाया करते थे, है ना। ये 3 बातें करेक्ट हैं, चौथी गलत है, गलत आपको बतानी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए मित्र के पास अगर टाइम हो तो नोट्स अवश्य ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। इन्होंने हुगली नदी के किनारे ही फैक्ट्री क्यों स्थापित की आपको बताना है। स्थानीय किसानों से नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा दूसरा विकल्प, एक आधार अर्थात बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री के व्यापारी अपना काम चला सकें, इसलिए इन्होंने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री स्थापित की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एडुसेड से क्या अभिप्राय है। सौर मंडल में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह का नाम है एडुसेड है, इनसेट भी है, इनसेट भी पेपर में पूछ सकता है ना। ये भारत के द्वारा निर्मित मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। उपग्रह जो कृत्रिम जिसको बोल सकते हैं, जो मानव उपग्रहों का निर्माण करता है, वे आपके क्या कहलाते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, जो सूर्य की तरह ही चक्कर लगाते हैं। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, उपग्रह है ना एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उपग्रह भी लगाते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह जिनको कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं, जो वैज्ञानिक के द्वारा ये तैयार किया जाता है जिससे कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ नाम है अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम, जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है, क्या कहलाती है। जैव भूगोल, जनसांख्यिकी भूगोल, मानव भूगोल, नगरीय भूगोल। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा जनसांख्यिकी। जनसांख्यिकी भूगोल में ही मानव जनसंख्या का, उससे संरचना, लिंगानुपात, है ना, सब कुछ अध्ययन इसी में किया जाता है, जनसांख्यिकी में। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, है ना, शाखा तो तमाम है लेकिन मुख्य प्रकार से भूगोल 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका होता है मानव भूगोल, दूसरा होता है भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ही आपका जनसांख्यिकी भूगोल आता है, और भौतिक भूगोल में आपका नगरीय भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ये सब कुछ आपका आ जाता है। ठीक, तो ये भी आपको समझ लेना उपयोगी था। तो जनसांख्यिकी भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र
जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है राज्य, क्षेत्र, सीमा, निर्वाचन क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र, उसको बोलते हैं। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, सेरीकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन है। कथन बी, पीसी कल्चर रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, क्या सही नहीं है, कौन सा गलत है, आपको ढूंढ करके बताना है। और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे, ये आप लोग देख लेना 8 फरवरी के दिन। अब देखो, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीटों का पालन, ये इसका मतलब होता है। और पीसी कल्चर का मतलब होता है मछलियों के उत्पादन से या उनके पालन से। तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं क्योंकि विपरीत कर दी गई। सेरीकल्चर का यहाँ पर होना चाहिए था और पीसी कल्चर का ऊपर वाला होना चाहिए था। तो दोनों कैसी हो जाएंगी आपकी, आप कहोगे कि ए और बी दोनों गलत हैं। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पीसी कल्चर इन सबसे पूछा जाता है। एक बार मैं आपको बता दूं, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के कीटों का उत्पादन, रेशम के कीट का उत्पादन। जो आप लोग रेशम के वस्त्र पहनते हो तो वो किसी के जो कीट है ना, कीट का मतलब कीड़े मकोड़े से आप लोग ले सकते हो, उसकी मौत करके रेशम का निर्माण किया जाता है ना, रेशम के कीटों का। तो एक प्रकार से ये हिंसा है। और पीसी कल्चर क्या है, ये भी आपकी मछली उत्पादन से संबंधित है। मछली के पालन, उनके प्रजनन से विशेष निर्मित तालाब और पोखरों में किया जाता है। हार्टिकल्चर क्या है बताओ, हार्टिकल्चर होता है उद्यान कृषि जिसमें फल फूल ये सब उगाए जाते हैं, फल फूल सब्जियां उगाई जाती हैं। विटीकल्चर क्या है, द्राक्षा कृषि जिसको अंगूर की खेती के नाम से भी जानते हैं। एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर, ठीक, एपीकल्चर आपका ये मधुमक्खी पालन से है। ठीक, अब देखो सेरीकल्चर इस प्रकार से ये कीड़ा होता है ना, जिनसे रेशम बनता है। तो ये है प्रोसेस आपका सेरीकल्चर का, चित्र देख सकते हो। उसके बाद पीसी कल्चर, ये देखो मछलियां पालन हो रहा है यहाँ पर, ये मत्स्य पालन, इनको पीसी कल्चर बोलेंगे। उसके बाद बीटी कल्चर आपकी अंगूर से रिलेटेड है, अंगूर की खेती को या द्राक्षा कृषि को वीटी कल्चर बोलेंगे। अब हार्टिकल्चर फूल फल सब्जी, ये आ जाता है आपका हार्टिकल्चर में, फल फूल सब्जी, ठीक, इसको बोलेंगे हार्टिकल्चर, समझे आप लोग। ठीक, अब उसके बाद एपी कल्चर मैंने बोल दिया, तो इसे मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। अब जितना मैंने कराया, इनसे क्वेश्चन भी तो पेपर में पूछे गए, उनको भी एक नज़र में आपको करा देता हूँ किस प्रकार से पेपर में आए हुए होंगे क्वेश्चन। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर देखो, विशेष रूप से निर्मित तालाबों या टैंकों में मछली प्रजनन क्या कहलाता है? अब आप कहोगे पीसी कल्चर कहलाता है। उसके बाद इस प्रकार का मिलान वाला भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो कृषि एग्रीकल्चर का मतलब है फसल उगाना, खेती करना। उद्यान कृषि हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि में क्या आपका आ जाएगा, फल फूल सब्जियां आ जाएंगी। मत्स्य पालन जिसको पीसी कल्चर बोलेंगे, मछली पालन। द्राक्षा कृषि को इसको बोलेंगे, अंगूर की खेती को बोलेंगे। उसके बाद इस प्रकार का भी क्वेश्चन पेपर में आया है। अब सेरीकल्चर मैंने बता दिया, आपके रेशम के कीटों का पालन। पीसी कल्चर मछली पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर फलों व फूलों को उगाने वाली खेती। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में अब आपको देखने को मिलेगा मिलान वाला। तो आप लोग कंसेप्ट मैंने सब कुछ बता दिया, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर लोगे। और एक क्वेश्चन और भी आ चुका है कि निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। मैंने जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? मैंने आपको अनेक बार बताया है, ज्योतिबा फूले ने की। ठीक, ज्योतिबा फूले ने की। और हरिदास ठाकुर ने क्या किया? इन्होंने मतुआ आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक, और इन्होंने चंडाल के बीच में, चांडालों लोगों के बीच में काम भी किया। ठीक, और गुरु घासीदास जिन्होंने सत्यनामी आंदोलन मध्य भारत में छेड़ दिया। इन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों के साथ में काम किया। वहीं नारायण गुरु के बारे में मैंने कितनी बार आपको बताया, इनका नारा है कि एक ईश्वर एक जाति एक धर्म। एक ईश्वर जाति धर्म का नारा किसने दिया? तब आप कहोगे कि नारायण गुरु ने दिया सर। ठीक, करेक्ट आंसर क्या हुआ? ज्योतिबा फूले।
ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इन्होंने गुलामगिरी किताब भी लिखी, वो भी मैंने कई बार आपको बताई है। ठीक, गुलामगिरी लिखी। और काश्तकार का चाबुक भी इन्होंने ही किताब लिखी, काश्तकार का चाबुक भी इन्होंने ही किताब लिखी। उसके बाद भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को कैसे प्रदर्शित करना चाहिए? बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, ये नेगेटिव गलत सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे हम, अगर अच्छा होगा तो करेंगे, बुरा होगा तो नहीं करेंगे। सभी धर्मों और सामाजिक समूह को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी बहुलतावादी समाज में की पाठ्य पुस्तकों में। तो करेक्ट आंसर आपका डी विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? नहीं वाला बताना है एथेनियन लोकतंत्र के बारे में। कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से भी की जाती थीं, ये बात करेक्ट है एथेनियन लोकतंत्र के बारे में। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी, करेक्ट है। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में भी सभी नागरिक उपस्थित होते थे, ये भी बात सही है। 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नागरिकता 18 वर्ष होना चाहिए, यहाँ पर 30 की जगह 18 होता तो आपका करेक्ट हो जाता। इसलिए बी विकल्प इस क्वेश्चन का कैसा हो गया? गलत आपका यहाँ पर हो गया एथेनियन लोकतंत्र के बारे में। यहाँ पर एथेनियन लोकतंत्र को समझ लेते हैं क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया है। एथेंस के यूनानी शहर राज्य जिसे पोलिस के रूप में जाना जाता है में एथेनियन लोकतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ, जिसमें एथेंस शहर और एटिका के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। एथेनियन लोकतंत्र दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र कौन सा है? एथेनियन लोकतंत्र। एथेनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है, नागरिकों को सभा में भाग लेना था। इस लोकतंत्र की 3 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन सी है? पहली एक्सलेसिया, एक संप्रभु शासी निकाय जो कानूनों और विदेश नीति के लिए जिम्मेदार है। बाउल क्या है? ये एथेनियन लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है। द डिकास्टेरिया क्या है? ये तीसरी महत्वपूर्ण संस्था जो अदालतों के रूप में लोकप्रिय थी। ठीक, अब देखो इस प्रणाली में सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष थी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते थे। विभिन्न पदों की नौकरी के लिए लॉटरी के माध्यम से पद बनाए जाते थे, है ना। इस प्रणाली में नागरिकों को सेना या नौसेना में सेवा करने की भी अपेक्षा उनसे की जाती थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यूनानी प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र को जन्म देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सब कुछ बता दिया। उसके बाद आगे देखो, अभिलेखागार वह स्थान जहाँ पर क्या होता है? ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। पुरातत्वों को प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है। खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अभिलेखागार उस स्थान को बोलते हैं जहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट पाए जाते हैं, है ना, पांडुलिपि और दस्तावेज पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिग वियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का? तो बिग वियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है, बिग वियर। ठीक, यहाँ पर देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्जा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि का मतलब 7 तारों का समूह, ठीक, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये मैंने क्या बताया, बिग वियर क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, कहता है दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? बच्चे कैसे हैं? बच्चे यहाँ पर हैं दृष्टिबाधित, तो उनके साथ कार्य करना है टीचर सोशल साइंस का, तो क्या करेगा? यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना। शिक्षक को उच्च आवाज में बोलना पड़ेगा, स्पष्ट बोलना पड़ेगा, शब्दों को दोहराते हुए बोलना पड़ेगा, यथोचित विराम भी देना पड़ेगा। ये बात करेक्ट हो जाएगी क्योंकि बच्चे यहाँ पर दृष्टिबाधित हैं, वो देख नहीं सकते। ठीक, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों पर प्रयोग करना। दृश्य आ गया इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे यहाँ पर दृष्टिबाधित हैं,
वो देख ही नहीं पाएंगे तो दृश्यों से क्या लेना देना। बी आपका गलत हुआ। अब जहाँ मुझे बी दिखेगा उसको सबसे पहले मैं हटा दूंगा, मैंने हटा दिया तो आपके सामने उत्तर आ जाएगा ACD। आंख बंद करके आंसर आप लोग ठोक सकते हो। ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। मौखिक संकेत यानी कि बोलकर कल्पना करने के अवसर देना। कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल यानी कि छूने वाली चीज या स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना। ACD राइट आंसर है। उसके बाद अगला, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था का नाम क्या है बताओ। राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, संसद है, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तो आपको बताने वाला ही नहीं हूं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ेगा कि भारत में कानून निर्माणकर्ता कौन है या कानून निर्माण की संस्था का नाम क्या है। इन्हीं 4 विकल्पों में से आपका एक विकल्प करेक्ट है, उसका आंसर सभी लोग ईमानदारी के साथ कमेंट करेंगे। ऐसा कोई ना हो जो कमेंट ना करे, सभी को कमेंट करना अनिवार्य है। कमेंट भी कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन मित्रों को भी मदद हो सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन वीडियो तैयार कर ही लेता हूँ। ठीक, तो आप लोग सारी चीज़ें जानते हो, सभी चीज़ों से ज्ञात हो, तो सब कुछ आप लोग कर सकते हो। ठीक, आपके हाथों में है। उसके बाद अगला, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है। जो पुटिंग आउट सिस्टम होता है ना, पुटिंग आउट सिस्टम जिसको दादन व्यवस्था बोलते हैं, ये 2 लोगों के बीच में है। एक तो आपका व्यापारी हो गया है ना पहला, और दूसरा हो गया इसमें बुनकर। इन दोनों के बीच की एक व्यवस्था है जिसको पुटिंग आउट सिस्टम या दादन व्यवस्था बोलते हैं। व्यापारी क्या करता है, सूत खरीद करके बुनकर को दे देता है और बुनकर उस माल को तैयार कर देता है। पुनः व्यापारी आता है, बुनकर से तैयार माल को ले लेता है और उसको कुछ रुपए दे देता है उसकी मेहनत का, है ना। तो व्यापारी को इसमें अधिक लाभ होता है, बुनकर को कम लाभ होता है। तो वही है आपकी दादन व्यवस्था। और दादन व्यवस्था से पेपर में बार बार क्वेश्चन आया करता है। बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं, कपड़ा कम कीमत पर बेचते हैं, बिल्कुल गलत। सौदागर से न्यूनतम बोली पर, यह भी गलत। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है, बुनकर अपनी खपत क्या है। सौदागर द्वारा या व्यापारी द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग तभी समझ पाओगे जब मैं इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूं, तभी आप लोग दादन व्यवस्था को यहाँ पर समझ पाओगे। यहाँ पर आप लोग समझो, दादन व्यवस्था व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था है जहाँ व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है जिसको दादन व्यवस्था बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन, दादन व्यवस्था क्या है, दूसरा राइट है। व्यापारी व बुनकर के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था बोलते हैं। उसके बाद दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें क्या होता है कि व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। उसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन भी आया है, व्यापारी और बुनकर के बीच की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं दादन व्यवस्था। उसके बाद एक और देख लो, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था को एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। बुनकर को वही नुकसान होता है कि बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सारा मुनाफा व्यापारी का ही होता है। मैं आशा करूंगा इस क्वेश्चन को आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। अगर अब ना समझ में आया तो जीवन में आपको कोई भी परमात्मा उतर आए तो भी आपको नहीं समझा पाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वो भी मैंने अपनी नोट्स की सहायता से आपको सारी चीज़ बताता हूँ जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, जो पेपर में आपसे बन सके, वो सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, ये बात गलत है, बल्कि इसका विविध संबंध है। सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। क्या रीति रिवाजों पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। करेक्ट आपका डी विकल्प हो जाएगा, सबसे उपयुक्त आपका यही है। ठीक, करेक्ट। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है।
चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। ये बात गलत है, करेक्ट आपकी हो जाएगी। जितना टाइम इसको सूर्य का चक्कर लगाने में लगता है उतना ही टाइम इसको अक्ष पर घूमने में टाइम लगता है। इसलिए हम लोगों को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पॉइंट समझो, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें केवल चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, चंद्रमा पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन चंद्रमा पर इन छायाओं को देखा भी जा सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट था चंद्रमा, इसलिए मैंने आपको बताया। और यहाँ से तमाम क्वेश्चन भी अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं, कथन और कारण वाले। उनको भी एक नज़र में आपको करा देता हूँ, चंद्रमा वाला भी क्लियर आपका हो जाए। मैंने अभी आपको क्या बताया, चंद्रमा एक चक्कर क्यों लगाता है, मतलब कि चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो 27 दिन में चक्कर पूरा करता है, सूर्य का भी और अपने अक्ष का भी, इसलिए एक भाग उसका दिखाई पड़ता है। अब उससे जुड़े क्वेश्चन देखो चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से हमें, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, करेक्ट है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि दोनों को उतना ही टाइम लगता है, 27 दिन का अक्ष पर भी उतना ही टाइम लगता है, और सूर्य का चक्कर लगाने में भी चंद्रमा को उतना ही टाइम लगता है, इसलिए एक भाग दिखाई पड़ता है। उसके बाद चंद्रमा से है, चंद्रमा पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, करेक्ट, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं है, इसलिए गलत हो गया, जबकि है। ठीक, चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते, इन छायाओं को पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। 2013 में क्वेश्चन ये बार बार आता है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता, क्यों? क्योंकि समान टाइम लेता है 27 दिन का अपने अक्ष पर भी और सूर्य का चक्कर लगाने में भी। तो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? ठीक है ना। तो ताराबाई शिंदे उस महिला का नाम है जिसने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। क्या किताब लिखी? स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब उसने लिख दी, ताराबाई शिंदे ने। ठीक, रास सुंदरी देवी ये बंगाल की है। आमार जीवन आत्मकथा इनकी है। पंडिता रमाबाई जो कि ये संस्कृत की विदुषी थी, कौन थी? ये संस्कृत की एक विदुषी थी, और इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम का भी निर्माण किया था। ठीक, बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी एक महिला है, इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधारक। तो राइट आंसर मैंने आपको बताया, ताराबाई शिंदे यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, उन पर विचार करके आपको उत्तर देना है। यह 3500 वर्ष पूर्व में लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, प्राकृत में नहीं की गई थी, इसकी रचना संस्कृत में की गई थी। किसमें? संस्कृत में इसकी रचना आपकी की गई थी। तो बी गलत है। ठीक, इसमें 1000 से अधिक सूक्त है, ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। अब मुझे पता चल गया यहाँ पर बी गलत है, तो जहाँ पर बी को सही किया गया होगा उसको गलत कर देना है। यहाँ पर लिखा है सी सही है, सी आपका बिल्कुल सही है, बी गलत है, बी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बी को सही ठहराया गया, इसलिए यहाँ पर काट देंगे इसको। यहाँ पर बी को सही ठहराया गया है, जबकि ये भी आपका गलत यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ए को गलत ठहराया गया है, और सी को यहाँ पर, बी को यहाँ पर, ये तो आपका गलत हो ही गया। तो आपका उत्तर कौन सा बचा? उत्तर आपका यहाँ पर बचा सी। सी सही है, ए और बी गलत हैं। पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बी को यहाँ पर गलत कर दिया। अब देखो यहाँ पर बी को सही बोल रहा है ना, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर बी और सी गलत, यहाँ पर सी को गलत बोल रहा है, जबकि सी तो आपका करेक्ट है, इसलिए ये वाला गलत यहाँ पर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ए, यहाँ पर सी को सही बोल रहा है, सी तो आपका सही है ही। अब बी को भी सही बोल रहा है, बी तो आपका गलत है, तो ये भी कट गया। बचा कौन सा? सी सही है, ए और बी गलत है। ऐसे आप लोग कर लोगे पेपर के दौरान। सी सही है, सिर्फ सी सही है, सिर्फ सी सही है, विकल्पों के अकॉर्डिंग सी सही है। भले ही आपका ये मान लिया जाए कि 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया, ये आपका लगभग में है कि लिखा गया, कोई निश्चित नहीं है कि उतने ही टाइम में लिखा गया हो।
ठीक, तो कभी कभी आपको विकल्पों के साथ चलना पड़ता है। जैसे बी आपका गलत है तो गलत के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, भले ही ए को सही किया गया हो या ना किया गया हो, ये भी ध्यान में रख लेना। तो सी सही है, ए भी गलत। ठीक, करेक्ट। जैसे मैं बात करूं कि ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे जाते थे। 3 महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग का देवता, इंद्र युद्ध का देवता, सोम एक पौधा था जिससे खास पेय बनाया जाता था, और सोम पौधे को उस दौरान व्यक्ति ये ऋषि मुनि पिया करते थे जो एक नशीला पौधा था। ठीक, सोम रस जिसको बोलते हैं। उसके बाद अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है। अब नहीं वाला ढूंढ के बताना, 3 आपके सही होंगे। ग्राम भोजक के बारे में 1 सही नहीं होगा, उसी को बताना है। वह अक्सर सबसे बड़ा जमींदार होता था गांव का, करेक्ट। उनका पद वंशानुगत भी होता था, करेक्ट। आम तौर पर उनके पास जमीन पर खेती करने के लिए दास और भाड़े के श्रमिक भी हुआ करते थे, करेक्ट। राजा ने कभी उनका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया, ये बात गलत है। वो कर भी वसूलते थे और पुलिस का भी काम करते थे, कर भी वसूलते थे और पुलिस का भी काम किया करते थे, और ये न्याय का भी काम करते थे। ठीक, ये किनके बारे में? ग्राम भोजक के बारे में। और ग्राम भोजक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में बार बार इस व्यक्ति से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको नहीं वाला बताना था तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, थर्ड वाला। अब इससे जुड़े क्वेश्चन एक नज़र में आपको कराऊं ताकि ये पूरा कंप्लीट आपका यहीं पर हो जाए। यहाँ पर समझो ग्राम भोजक को। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। उसका पद आनुवांशिक था, यानी कि उसके पिता की मौत के बाद उसका पुत्र बनेगा ग्राम भोजक, इस प्रकार से कह सकते हो। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी था, जमींदार था। इसकी जमीन पर दास व मजदूर काम किया करते थे। राजा कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम यही कर लिया करता था ग्राम भोजक। और गृहपति क्या था? गृहपति स्वतंत्र कृषक होता था। ठीक, ये 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। अब इनसे जुड़े मैं क्वेश्चन मैंने कहा आपसे कराने को। एक तो आपके मिलान से भी पूछ सकता है कि ग्राम भोजक क्या है, फिर आप कहोगे कि ग्राम भोजक भूस्वामी था, एक ग्राम प्रमुख था। इस प्रकार से आप लोग मिलान करोगे पेपर में। ठीक, और मैंने गृहपति आपके बता दिया जो कि एक स्वतंत्र कृषक हुआ करता था। उसके बाद ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है, मैंने आपको करा दिया। ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है, ये नहीं करके जरूर पूछता है। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे जबकि ये करते थे। ऐसे क्वेश्चन नहीं करके पूछता है आप लोगों से। ठीक, तो मिलान वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, वही मैंने आपको यहाँ पर कराने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? भारत की पंचायती राज प्रणाली के बारे में। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। देखो, एक बात आप लोग हमेशा ख्याल में रख लेना, जो पंचायती राज प्रणाली है वो अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग कानून अपने संबंध में हो सकते हैं एक संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत। पहली बात आपकी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगी। 3 बातें गलत हैं। क्यों गलत हैं? जो ग्राम सभा का सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, उसका कोई चुनाव नहीं होता बल्कि उसको सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो एक सरकारी होता है। ठीक, जैसे आप लोग कई टीचर हमारी वीडियो देखते हैं तो आप लोग का चुनाव थोड़ी ना हुआ है, आप लोग टीचर हो, आपको नियुक्त किया है सरकार ने, तो वैसे ही सचिव का नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव होता है। ये पेपर में कंफ्यूज करता है आप लोगों को और हमेशा डाल दिया जाता है विकल्पों के साथ। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर नहीं है, जिला परिषद तो पहला है आपका। ठीक, मतलब कि उच्च वाला स्तर है, ये बात गलत हो जाएगी। और ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की नहीं होती है बल्कि 5 वर्ष की होती है, 5 ईयर्स। ठीक, तो इसलिए ये तीनों बातें आपकी गलत थी। पहली बात इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आपकी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 से 8 तक भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? भूगोल, ज्योग्राफी के लिए। कहानी सुनाओगे क्या भूगोल को बताने के लिए? बिल्कुल। स्टोरी की तो इतिहास में बात कर सकते हैं। वाद विवाद करोगे क्या? वाद विवाद के माध्यम से ज्योग्राफी को समझाओगे। वाद विवाद से कभी भी ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते हो। परिचर्चा करोगे या क्षेत्र भ्रमण? तो क्षेत्र भ्रमण एक वो कैसी अधिक उपयोगी विधि आप लोग यहाँ पर कह सकते हो।
अगला क्वेश्चन कहता है मौलिक अधिकारों के विषय में भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। बिल्कुल बाध्यकारी हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर पर न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। ठीक, तो ये वाली बात आपकी कैसी दी गई है? क्या ये बी ये गलत है? बी आपकी ठीक, ए सही है, बी गलत है। ए आपका सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये शोषण से बचाता है, शोषण से बचाने का अधिकार है, ना कि अनुमति प्रदान करने का अधिकार है। शोषण का विरुद्ध अधिकार शोषण से बचाने का अधिकार है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आपको बताना है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है सामाजिक विज्ञान के अध्ययन। तो ये करेक्ट बात हो जाएगी। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये बात गलत है। तो बी जहाँ पर आपको दिखे उसको सबसे पहले काटो आप। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, विस्तृत जानकारी पर बल देना नेगेटिव। जहाँ पर आपको सी दिखे उसको सबसे पहले आप लोग हटा दें। तो आपके सामने ए और डी बचेगा जो कि करेक्ट जवाब हो जाएगा। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना, ये ए और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ए और डी, ए एंड डी, बी सी आपकी गलत। उसके बाद अगला देखो 19वीं सदी के निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया था? तो उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम रुकैया सखावत हुसैन है या मुमताज़ अली है? ठीक, तो उस महिला का नाम हो जाएगा जिसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। मुमताज़ अली ने यह कहा था। उसके बाद अगला एक यहाँ पर पॉइंट समझो, रुकैया सखावत हुसैन सुल्ताना का स्वप्न कहानी, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, स्वप्न कहानी की लेखिका कौन है? तो ये आपकी रुकैया सखावत हुसैन यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक, और मुमताज़ अली इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अकॉर्डिंग वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? अगर वो जिला लेवल की न्यायालय से असंतुष्ट है तो कहाँ पर जाएगा? जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो वो अपील प्रणाली के अनुसार देखो, अपील प्रणाली क्या है? 3 स्तर की बताई गई है पुस्तक में आपके। जो पहली आपकी कह सकते हो जिला स्तर की है, ठीक, जिला स्तर की है। उसके बाद आप कह सकते हो राज्य स्तर की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, लास्ट वाला सुप्रीम कोर्ट। तो जिला के द्वारा असंतुष्ट है, उसके बाद ये राज्य यानी कि उच्च न्यायालय पे जाएगा। उच्च के बाद असंतुष्ट है तो ये उच्चतम सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा। यहाँ पर हाई कोर्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, डी विकल्प उच्च न्यायालय। ठीक, अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं वाला बताना है। खनिज के बारे में, मिनरल्स के बारे में, सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक नहीं होते, धात्विक भी होते, ये बात गलत है। और गलत वाली ही बतानी तो पहली ही इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगे। और खनिज के बारे में 2-3 पॉइंट समझो। यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये बिना किसी मानव के हस्तक्षेप से भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ठीक, ये खनिज के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला गलत था, गलत आपको बताना था। उसके बाद अगला प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है, क्या करती है? परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधित योग्यता। ये बात गलत है। विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, अधिक अनुशासित, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। प्रश्न उत्तर टेक्निक। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। देखो, हाथ से ह्वेनसांग, हाथ से हर्षवर्धन, ट्रिक समझो। तो यहाँ पर हर्षवर्धन आपका हो जाएगा। अब देखो तुम कि समुद्रगुप्त जो था इसका दरबारी कवि कौन था? आप कहोगे हरिसेन था। कौन? हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबारी कवि आप लोग कालिदास को भी कह सकते हो। कालिदास इन्हीं के दरबार में रहा करते थे और तमाम थे। ठीक, नवरत्न। और हर्षवर्धन मैंने आपको बताया ह्वेनसांग। और हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट। ठीक, बाणभट्ट,
भट्ट इनका दरबारी बाण भट्ट इनका दरबारी लेखक था, जिसने हर्षचरित की रचना की। क्या की? हर्षचरित की रचना की। ठीक, यहाँ पर हर्षचरित को भी ख्याल में रख लेना। हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की, वो भी संस्कृत में। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? अब आप कहोगे कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कहता है संसद के प्रश्नकाल के संदर्भ में सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। करेक्ट है। यह एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, जो कि विपरीत है। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक, तो ये बात गलत है आपकी, पहली ही करेक्ट होगी। एक सही है, दूसरा गलत है। एक सही है, दूसरा गलत आपका हो जाएगा। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? बताओ कौन सी करती है? तो बाह्य मंडल आपका हो जाएगा, बाह्य वायुमंडल, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको तापमंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमंडल भी इसी को ही बोलते हैं, और इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी इसी को ही बोलते हैं। तो बाह्य मंडल यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। और 2-3 बातें यहाँ पर समझ लो। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं। आंधी तूफान ओला बारिश सब कुछ इसी में आता है, इसी में हम लोग रहते हैं, इसी में हम लोग सांस लेते हैं। ठीक। और मध्य मंडल में क्या होता है? मेसोस्फीयर में क्या होता है? उल्का पिंड जल जाता है। उल्का पिंड आने पर कहाँ पर जल जाता है? तो आपके मध्य मंडल मेसोस्फीयर में जल जाता है। समताप मंडल में क्या है? यहाँ पर आपके वायुयान हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है, क्योंकि यह मौसम से मुक्त होता है। किससे मुक्त? मौसम से मुक्त होता है यह वाली परत। और इसमें ओजोन लेयर भी आपकी पाई जाती है। ठीक, ये बात याद रखना। ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो राइट आंसर आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला, मध्यकालीन असम में पाइक क्या है? बताओ। पानी लाने वाले लोग थे, अनिवार्य सेना के सदस्य थे, बलात मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर थे। राइट आंसर हो जाएगा बलात मजदूर या जबरन मजदूर। जबरन, जिन लोगों से जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, है ना, अहोम लोगों से, अहोम। ठीक, उन्हीं को पाइक बोलते थे। क्या बोलते थे? पाइक के नाम से जानते थे। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज या ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है। हमारी व्यवस्था में बहुत, क्या लिखा है? हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। क्यों? बताओ, क्यों अधिकार इतने प्राप्त है? क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना। करेक्ट आपका हो जाएगा सी विकल्प। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? बौद्ध और जैन धर्मों में कौन सी विशेषता है? कि मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना चाहिए। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग सिर्फ बुद्ध ने दिया है, महावीर से ये संबंधित नहीं है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर का त्याग करते हैं। ये दोनों कहते हैं, बुद्ध और महावीर दोनों कहते हैं कि घर का त्याग करो तभी आपको सच्चा ज्ञान उपलब्ध होगा। इन दोनों धर्मों का व्यापारियों ने समर्थन किया नहीं, सिर्फ जैन धर्म का समर्थन व्यापारियों ने, वैश्य लोगों ने किया। ठीक, तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट आपका सी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर समझो। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, है ना, और कुछ घरों को छोड़ दिया, ये घर छोड़ देते थे। ठीक, वस्त्र पूरी तरह से नहीं त्यागते थे। और एक पॉइंट, 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई हैं। ठीक, अगला अंतिम क्वेश्चन देखो, जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है कि क्या? बताओ। किसी क्षेत्र के विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, ये होता है वितरण। जनसंख्या का वितरण की परिभाषा है ये वाली। और पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। लोगों की संख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से सब्सक्राइब कर लेना
और वीडियो को भी शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब कुछ कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती के साथ पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डूब के पढ़ाई करो, कोई भी टेंशनबाजी मत करो। ठीक, मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।